हाँ जी, 350 नंबर। बिल्कुल साहब, पक्के हैं। 350 नंबर ये लीजिए, लिख कर दे दिया है। लेकिन करना पड़ेगा ये काम। क्या काम करना पड़ेगा? PYQ। क्या करने पड़ेंगे? PYQ। और संभावित प्रश्न पहले से ही आकलन करके PYQ के आधार पर सबकी आंसर राइटिंग पहले ही करनी पड़ेगी। इतना कर लीजिए, बस इतना सा। सबके उत्तर आपको लिख कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में आपको जो है ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिलेंगे, और इतने सटीक उत्तर कि आप मिला के देख लीजिए, अगर आपको कहीं ऐसे उत्तर मिल जाएं तो। देख लीजिए पिछले सालों के पूछे गए प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज इन प्रश्नों के क्या लिखने हैं हमें? उत्तर। उत्तर लिखे हुए मिलेंगे आपको जो है। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में और क्या मिलेगा आपको? इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे आपको संभावित प्रश्न, यानी दिव्या उपन्यास से कितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं। देखिए आपके 13 संभावित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जितने भी कंटेंट मिले होंगे उन सब में इतना सटीक उत्तर लेखन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं उत्तरों को याद कर लीजिए और इन्हीं का बार बार अभ्यास करते रहिए, और बाकी आपको हिंदी साहित्य में कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एंगल से देख लिए गए हैं, हर एंगल से। ठीक है, आप इनको देखिएगा, वीडियो को आखिर में अंत तक देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के हैं। कैसे उत्तर मिलेंगे ये देखिए। पीवाईक्यू के उत्तर। दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, विवेचना कीजिए। 2019 में आपका प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर आपका जो है ये लिख दिया गया, पूरा का पूरा उत्तर जो। इसी तरीके से आपको जो है सारे प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वदा IAS में। और आज हम दिव्या उपन्यास में जितने भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं, या पिछले सालों की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन सब पर हम चर्चा करेंगे। उनके उत्तर मैं लिखकर आपके सामने लाया हूं, और पूरी कोशिश करिए कि हर एंगल से बहुत सटीक उत्तर लिख पाऊं, ताकि आपकी कुछ मदद हो पाए। प्रत्येक उत्तर में आपको उदाहरण सहित मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो किन किन लोगों के लिए, ये बात समझ लीजिए। जो भी व्यक्ति चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ये आपकी तैयारी को एक बूस्ट देगी। ठीक है, बिगनर लोग हैं तो उनको समझ में आ जाएगा किस तरीके से उत्तर लेखन किया जाता है। जो एडवांस की लिख रहे हैं, और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों को एक बात समझ लीजिए। अभी आप बताइए, सब लोगों के पास मार्केट में सेम कंटेंट है, एक ही जैसा कंटेंट है, एक ही जैसे पुराने कंटेंटों से आप पढ़ रहे हैं, नए से भी पढ़ रहे होंगे। आप अंतर कैसे पैदा करेंगे? ये आंसर राइटिंग की क्लास आपको यही चीज़ सिखाएगी कि आप अंतर कैसे पैदा करेंगे। ठीक है। अब जैसे समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये PYQ है। दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, विवेचना कीजिए। 2019 में आपका ये प्रश्न पूछा गया है UPSC के द्वारा जो। तो देखिए प्रश्न में सबसे पहले हमारी भूमिका लिखी जाती है। ये सारी की सारी जग जाहिर बातें हैं और आपको पता ही है, ये सुना भी होगा। भूमिका को कैसे लिखना है? जो लिखी लिखाई हैं, जो और अध्यापकों ने लिख के दे रखी है, उनके नोट्स में है, वो तो आप सबने कर ही रखी है, लेकिन एक बार आप ये भी देख लीजिए। तो भूमिका क्या कह रहा है? अब देखिए, पहले तो हमें प्रश्न को तोड़ना पड़ेगा। प्रश्न को कैसे तोड़ना है? दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, यानी स्त्री की स्वतंत्रता की उद्घोषणा इसमें की गई है, ये आपको प्रकट करना है। लेकिन प्रकट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या दिखाना है? सबसे पहले तो आपको जो है स्त्री के साथ में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिखाओगे आप। पहले आप जो है समस्या दिखाएंगे। ठीक है। समस्या दिखाने के बाद में तभी तो आप बताएंगे कि कैसे वो स्वतंत्र हो रही है, या डायरेक्ट स्वतंत्रता पे पहुंचाएंगे। पहले तो परेशानी दिखाएंगे, तभी तो समाधान बताना पड़ेगा ना। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो भूमिका है, दिव्या मूलतः नारी समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। यशपाल ने दिव्या के माध्यम से नारी के प्रति समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के नजरिए को प्रस्तुत करते हुए अंत तक नारी की स्वतंत्र चेतना एवं नारी के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल एकदम सटीक, यानी इतनी ही बड़ी लिखनी है। बस आपको 30 से 35 शब्दों में भूमिका समेट देनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। यानी नारी के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने की, स्वतंत्र चेतना और अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। कैसे किया है? अब इस बात को आपको उदाहरण से स्पष्ट करना है। इस बात को आपको उदाहरण से स्पष्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, हवा में नहीं फेंकना को, एग्जामिनर नहीं मानेगा। आपको उदाहरण देना पड़ेगा। क्या है इसका प्रमाण? यह है कि उपन्यास का समर्पण व प्रतीकात्मक भाषा में नारी को करते हैं। वह की जगह वह है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये वह है। यानी उपन्यास का इसका प्रमाण यह है कि उपन्यास का समर्पण वह प्रतीकात्मक भाषा में नारी को ही करते हैं। कैसे करते हैं? समर्पण जो है न, प्रतीकात्मक भाषा। तुमको निरंतर प्रभाव और अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन
द्वीप स्नेह से प्रचलित है। ये नारी के संदर्भ में उन्होंने अपनी भाषा उपयोग की है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो यानी अब देखिए आपने भूमिका में दिखा दिया नारी की स्वतंत्र चेतना अस्तित्व स्थापित किया। कैसे किया है? साथ के साथ आपने एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण। यानी एग्जामिनर शुरुआत में ही आपसे बेहद खुश हो जाएगा कि देखिए कितना बढ़िया आंसर लिखने की ये कोशिश कर रहा है व्यक्ति। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यशपाल ने इस उपन्यास में नारी की समस्या और इसके समाधान पर बहुआयामी चिंतन किया है। कैसे किया है? बहुआयामी चिंतन। यही चिंतन तो आपको दिखाना है। कैसे बहुआयामी चिंतन? कहीं नारी को भोग की वस्तु बताया कि पृष्ठ के माध्यम से, कहीं नारी को त्याग की वस्तु बताया है, ठीक है, कहीं नारी को कुल माता कुल देवी का दर्जा दिया है, कहीं नारी को बुद्ध धर्म के माध्यम से उन्होंने उन्हें संघ में प्रवेश नहीं करने देते। तो यानी बहुआयामी चिंतन किया है, ठीक है। उन्होंने ऐसे कई चरित्रों की सृष्टि की है जो नारी की समस्या के संबंध में एक विशेष दृष्टिकोण का निर्वाह करते हैं और इन सभी चरित्रों की क्रिया प्रतिक्रिया से समस्या संश्लिष्ट रूप में उभरती है। चरित्रों के बारे में मैंने अभी 5-6 नाम, प्रेत, बुद्ध, धम्म, संघ, ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप लैंग्वेज को पकड़िएगा। देखिए आप साहित्य का प्रश्न लिख रहे हैं तो साहित्यिक प्रश्न में आपकी भाषा भी साहित्यिक होनी चाहिए बॉस। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जीएस के जैसे कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर को मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए शब्द भी वैसे ही होने चाहिए, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का निर्वाह करते इन सभी चरित्रों की क्रिया प्रतिक्रिया, क्या क्या इनकी क्रिया प्रतिक्रिया रही है नारी के प्रति। जैसे उदाहरण अब देखिए, एक महत्वपूर्ण चरित्र प्रेष्ठ के माध्यम से यशपाल ने नारी के प्रति भोगवादी नजरिया जो है पेश किया है, ठीक है। यानी अब देखिए नारी के प्रति जो है पहला वाला जो नजरिया है वो भोगवादी है। उदाहरण अब इसका देंगे हम जो है किसके माध्यम से? पृष्ठ के माध्यम से है, जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति से मेल खाता नजर आता है। अब देखिए मैंने पुरानी घटना को, दिव्या की पुरानी घटना को वर्तमान से भी जोड़ दिया पृष्ठ के माध्यम से, यानी कि उपन्यास के एक चरित्र से भी जोड़ दिया। अब यहाँ बिल्कुल एक सटीकता आ गई है इसमें जो, ठीक है। और सटीकता कैसे आ जाएगी? पृष्ठ पृथुसेन को समझाते हुए कहता है कि, ये पृष्ठ मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख किया है, थोड़ा टाइपिंग में ये नाम सही नहीं आ रहा था इस वजह से इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। तो पृष्ठ पृथुसेन को समझाते हुए कहता, क्या कहता है? वो कहता है कि पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। अब देखिए जो बात आपने ऊपर कही है, आपने जो बात ऊपर कही है, क्या बात कही है? कि नारी के प्रति भोगवादी नजरिया है। इसी बात को आपने यहाँ पर जो है उदाहरण से स्पष्ट कर दिया, ठीक है। तो सोचिए आप जो बात कह रहे हैं उसको साथ के साथ प्रकट करते चलिए। यहाँ आपने बताया कि नारी के प्रति जो है उसके अस्तित्व की स्थापना, तो आपने एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ आपने भोगवादी नजरिए की बात करी है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ भी आपने उदाहरण दे दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, एक जगह पर दिव्या स्वयं महसूस करती है कि नारी सिर्फ भोग्य मात्र है। उसकी मन स्थिति यशपाल के इन शब्दों में दिखती है। अब देखिए दिव्या खुद महसूस करे, यानी समस्या आ गई, यानी समस्या आ गई है। समस्या आ गई है तो समाधान, ठीक है। समस्या आ गई है तो समाधान दिखाना पड़ेगा आपको। और समाधान क्या है? अब देखिए दिव्या एक जगह पर स्वयं महसूस कर रही है। क्या महसूस कर रही है? कि नारी पुरुष के लिए सिर्फ भोग्य मात्र है। तो मन स्थिति को कैसे दिखा रहा है? अब वो क्या कहेगी दिव्या? देखिए दिव्या के शब्द हैं, कठोर रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिश और माताल वक्र नारी के लिए सब समान हैं। जो भोग्य बनाने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ? उसे सब भोगेंगे ही, भय किससे नहीं है। ये दिव्या के शब्द हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि चाहे रुद्रधीर हो, पृथुसेन हो, मारिश हो, ये सारे के सारे चरित्र हैं जो दिव्या उपन्यास में दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उन्हें पता होना चाहिए, कुछ भी नई चीज़ नहीं है इसमें जो, और जिन्हें उन्हें पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा। तो वो कहती है एक नारी को तो सारे के सारे भोग की वस्तु मानते हैं, तो उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ, यानी कौन सी जगह वो जाएगी? सारे मतलब किससे भय नहीं है? कोई भी हो, वो सारे के सारे उसको भोग की वस्तु मानते हैं, तो उसको तो सबसे ही भय, सब एक जैसे हो गए उसके सामने। तो सोचिए एक नारी कितनी परेशान रही होगी कि जो इस हद तक सोच पा रही है। एक बात। दूसरी बात, अब अगली लाइन कह रही है, ऊपर उल्लेखित कथन नारी की चेतना में उत्कर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, जहाँ नारी चिंतन कर रही है और समाज की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। यानी देखिए यहाँ नारी जागृत हो रही है। यानी पुरुष अगर नारी को कोई प्रलोभन दे रहा है, शादी का वादा कर रहा है, ठीक है, महिला के साथ में जो है उसको गर्लफ्रेंड बनाकर घुमाने का वादा कर रहा है, ये वर्तमान में भी ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। या हो सकता है उस पर टिप्पणियाँ कर रहा, अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, तो वो नारी उस बात को महसूस कर रही है और महसूस करके उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है, चिंतन कर रही है, कह रही है भैया मेरे लिए तो तुम सारे के सारे भोग वाले हो, मैं कहाँ जाऊँगी,
ठीक है? तो ये आपको अब देखिए प्रश्न की मांग क्या थी? नारी की स्वतंत्र उद्घोषणा, प्रश्न को मैं बार-बार याद दिलाता रहूँगा। नारी की स्वतंत्र उद्घोषणा के बारे में बात कर रहा था वो और यहाँ भी उसने नारी की चेतना में उत्कर्ष पैदा कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा इस तरह दिव्या के माध्यम से नारी चेतना में उत्कर्ष तब नजर आता है। कब नजर आता है? जब अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए दिव्या बुद्ध संघ में शरण मांगती है और भिक्षु पृथुसेन के द्वारा उसे मना करने पर दिव्या प्रश्न करती है। यानी देखिए अब कहाँ दूसरी जगह पाया गया उसकी चेतना में उत्कर्ष। दिव्या अपने पुत्र की प्राणों की रक्षा के लिए जाती है बुद्ध संघ के पास में। ठीक है, वहां जाकर कहती है कि हे महाराज, हे देव, हे भंते, मुझे जो है अपने संघ में शरण दे दीजिए। तो वो भाई साहब क्या कहते हैं? वो भाई साहब कहते हैं कि देवी, संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इस बात पे और देखिए सवाल खड़ा करेगी दिव्या, कह रही है परंतु देव भगवान तथागत ने तो वैश्य आम्रपाली को संघ में शरण दी थी। यानी कि ये महात्मा बुद्ध के बारे में कह रही है कि भगवान तथागत ने तो शरण दी थी, आप क्यों मना कर रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, वही तो तर्क वितर्क करेगा। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के तर्क वितर्क कोई कैसे करेगा? तो ये उसने कहा है बुद्ध धर्म से, यानी चेतना में और ज़्यादा चिंतन पैदा हो रहा है, उत्कर्ष पैदा हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही दिव्या वर्णाश्रम धर्म पर भी प्रश्न करती है, जहां रुद्रधीर वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप स्त्री को कुलमाता, कुल देवी, कुल कन्या कहकर संबोधित करता है। अब देखिए आपको पूरे उपन्यास में जहां जहां बातें दे रखी है ना स्त्री के संबंध में, जो जैसा सोचता है वो सारी बातें प्रकट करनी पड़ेंगी, लेकिन शॉर्ट में, ऐसा नहीं पूरा का पूरा लिख देंगे। तो अब यहाँ एक अन्य चरित्र है रुद्रधीर। वो रुद्रधीर क्या कहता है? वो रुद्रधीर जो है वो उसे कुल माता, कुल देवी और कुल कन्या कहकर संबोधित करता है। तब दिव्या कहती है, क्या कहेगी दिव्या? दिव्या कहती है, आचार्य, कुल वधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है, वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। यानी कि आप कुल देवी हमें कह रहे हैं, आप कुल कन्या कह रहे हैं, कुल महादेवी कह रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे नारी की स्वतंत्रता को रोकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप महिला को कह रहे हैं कि भाई तुम कुल देवी हो, घर से बाहर मत जाओ, तो आप देखिए ना, कुल देवी का सम्मान तो आपको मिल गया, लेकिन किसकी वजह से मिला? आपके साथ जो पुरुष जुड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में राजमाता हुआ करती थी ना, तो राजमाता वो तब बनती थी जब वो राजा की माता होती थी। यानी कि सम्मान राजमाता का नहीं है, सम्मान राजा का है, राजा की माता के कारण उसका सम्मान है। तो वो भी यही कह रही है कि भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। यानी आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा भोग जो कर रहे हैं, भोग यानी हो सकता है पत्नी के रूप में है तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहे, बच्चे पैदा कर रहे, कुल को आगे बढ़ा रहे। माता के रूप में तो माता ने उसे जन्म दिया, उसका लालन पालन किया है, माता से उसका सम्मान हो गया। बहन के रूप में, यानी कि जो पुरुष उसका भोग कर रहे हैं उसके रूप में उसके पराक्रम का सम्मान है, हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा। तो यहाँ भी हम क्या स्वतंत्र नहीं हैं? ठीक है, इसके बाद कहता अंततः यशपाल ने मारिश के माध्यम से, अब देखिए यहाँ तक हमने सारी की सारी समस्याएं उठा दी हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ तक हमने सबसे पहले प्रेस्ट के माध्यम से समस्या उठाई, ठीक, वहाँ नारी की चेतना दिखा दी। दूसरी हमने जो है किसके माध्यम से दिखाई है? पृथुसेन भिक्षु के माध्यम से दिखा दी, ठीक है, वहाँ भी हमने नारी की चेतना दिखा दी। अब तीसरे नंबर पर रुद्रधीर के माध्यम से हमने धर्म, वर्णाश्रम धर्म यानी पुराना धर्म जो है उस पर सवाल खड़े कर दिए। मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा, ये दिव्या खड़े कर रही है। तो नारी की चेतना दिख रही है आपको, उत्कर्ष, उद्घोष, ठीक है। अब अंत की तरफ बढ़ते हैं। तो अंततः यशपाल ने मारिश के माध्यम से, अब यहाँ यशपाल अपना नजरिया प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो एक चरित्र, कौन? मारिश। तो कह रहे हैं मारिश के माध्यम से स्वयं के नजरिए को प्रकट करते हुए बताया है कि नारी को त्याग की वस्तु मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करना है। प्रकृति ने सृष्टि की निरंतरता के विचार से नारी को आकर्षण दिया है, नारी को आकर्षण दिया ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षित होकर सृष्टि के, ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षण दिया ताकि पुरुष उसके प्रति आकर्षित होकर सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान दे सके। अकेला मारिस व्यक्ति है जो नारी की पराधीनता के मूल कारण की पड़ताल करता है और इस संबंध में सामाजिक
समस्याओं पर करारी चोट करते हुए कहता है कि नारी प्रकृति के विधान से नहीं समाज के विधान से भोग्य है। यानी कि देखिए अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने नारी की समस्याओं पर क्या किया है, विचार किया है, चिंतन किया, मनन किया, उसकी पड़ताल की है। क्या की है, उसकी पड़ताल की है। कैसे पड़ताल की है, वो कहता है कि नारी जो है ना, वो प्रकृति ने उसको जो है नहीं बनाया है, उसको प्रकृति ने उसको भोग योग्य या आप जो त्याग योग्य नहीं बनाया, बल्कि ये समाज का विधान है। ठीक है, तो नारी प्रकृति के विधान से नहीं समाज के विधान से भोग्य है। तो यहाँ तक आपके प्रश्न में देखिए उदाहरण सहित है। अब आप सटीकता देखिएगा। आप देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल मेरे ही कंटेंट से पढ़िए, जहाँ आपको बेहतर लगता है वहाँ से जाके पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप प्रश्न की सटीकता को देखिए, आपको तुरंत के तुरंत उदाहरण के साथ बातें स्पष्ट हो रही हैं। ठीक है, और बिल्कुल नया कंटेंट है। आप बेझिझक होकर कहीं भी कंपेयर करिएगा। अगर आपको इसमें लगता है कि कहीं से कॉपी है, किसी के में से भी, किसी के भी कंटेंट से लिया गया, तो आप प्लीज़ मुझे टैग करिएगा और मुझे भी बताइएगा। ठीक है, तो ये नयापन है और नयापन ही प्रश्न की मांग है। अब अंततः देखिए हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि निष्कर्ष भी तो लिखना ही है। तो निष्कर्ष कह रहा है, ध्यातव्य है कि यशपाल ने ध्यातव्य है कि यशपाल ने दिव्या उपन्यास में नारी के प्रति सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य वर्गों की मानसिकता पर करारी चोट की है। सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए, प्रेष देख लिया, रुद्रधीर देख लिया, पृथुशैन देख लिया, बौद्ध धम्म देख लिए, तो सबकी मानसिकता पर करारी चोट की है उन्होंने। करते हुए बताया है कि नारी और पुरुष का संबंध समरसतामूलक व समतामूलक व समरसतामूलक होना चाहिए। यानी कि उनकी उनकी मानसिकता पर तो चोट करी है, लेकिन मारिश के माध्यम से ये भी बताया कि नारी और पुरुष का जो संबंध है वो कैसा समतामूलक, समानता का होना चाहिए। ठीक है, समरसतामूलक होना चाहिए, समान रस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। तो कह रहा है मूलक होना चाहिए, जिसमें पुरुष व नारी एक दूसरे को आश्रय देते हों, मिलजुल कर जीवन के संघर्षों में सहभागी हों, और साथ ही यशपाल नारी के व्यक्तित्व वास्तविक अभिलाषा प्रकट करते हुए निर्वाण जैसे मिथ्या सुख और कुल वधु जैसे दिखावटी सम्मान जैसी धारणाओं का खंडन करते हैं। आप इसमें मुझे एक भी शब्द बता दीजिए जो अतिरिक्त उपयोग किया गया हो। सब चीज़ को समेटने की मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें। यानी देखिए ये कह रहा है अंत में, आप देखिए कि नारी की वास्तविक अभिलाषा को प्रकट किया है। प्रकट करते हो क्या बताते, निर्वाण जैसे मिथ्या सुख। कौन बता रहा है निर्वाण इसमें? एक तरफ तो बुद्ध संघ कह रहा है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, और दूसरी तरफ आप उसे अपने संघ में प्रवेश भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी क्या है, कुल वधु जैसे दिखावटी सम्मान। तो जो मैंने अभी कुल वधु का आपको बताया था, उन सभी धारणाओं का यशपाल ने खंडन किया है। तो इस प्रकार एक उत्तर लिखा जाता है, एक बेहतरीन उत्तर हो सकता है। इसी तरह मैं आपको आगे भी इसके और उत्तर लिख कर देता रहूँगा, और इसी तरह हिंदी साहित्य की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, और सभी के PYQ पिछले सालों के प्रश्न और संभावित प्रश्नों के उत्तर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप इसी तरह मेरे साथ में जुड़े रहिए। मत परवाह कीजिए कोई क्या सोचता है, मत परवाह कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप स्वयं देखिए कि आपकी तैयारी को कितना बेहतर आप कर सकते, कितना बेहतर नहीं कर सकते। इसी के साथ में आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।